जो अल्पमत जबरदस्ती देश का विभाजन करा सकता है, आप उसे अल्पसंख्यक क्यों समझते हैं? वह एक मजबूत सुसंगठित संगठन है, फिर उसे संरक्षण और विशेष सुविधाएं क्यों? ये शब्द सरदार पटेल जी के थे, जो उन्होंने 25 मई 1949 को संविधान सभा में नेहरू जी द्वारा मुस्लिमों को अल्पसंख्यक कहने के बाद कहे थे। अब ये शब्द एक बार फिर पुनः प्रासंगिक हो गए, क्योंकि सच्चर कमेटी की सिफारिशों पर सवाल उठाते हुए अधिवक्ता विष्णु जैन के माध्यम से सनातन वैदिक संगठन ने साल 2006 की जस्टिस राजेंद्र सच्चर कमेटी की रिपोर्ट की वैधता को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इस कारण एक बार फिर सच्चर कमेटी पर सवाल खड़े हो गए। क्या है सच्चर कमेटी और क्यों मुसलमान इसे लेकर बार बार मुखर होते हैं कि इसे लागू किया जाए? इन सब सवालों के साथ रंग दे बसंती देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं हूं राजीव चौधरी। सच्चर कमेटी को आसान भाषा में ऐसे समझिए कि अब्दुल और मोहन दोनों रिक्शा चलाते थे। मोहन के 2 बच्चे थे, अब्दुल के 10। मोहन ने दिन रात एक किया, बच्चों को पढ़ाया, शिक्षित किया और दोनों कामयाब हो गए। अब्दुल के कुछ मदरसे में पढ़े, कुछ रिक्शा चलाने लगे, कुछ रेहड़ी पटरी पर सामान बेचने लगे, एक मौलवी भी बन गया। फिर अब्दुल के 10 बच्चों ने, किसी ने 8 पैदा किए, किसी ने 10 बच्चे पैदा किए, यानी हो गए 100 के करीब। अब मोहन के 2 बच्चों ने 2-2 बच्चे पैदा किए, वो भी ले देकर छोटी बड़ी नौकरी में लग गए। अब्दुल के 100 में से कुछ ने मदरसे खोल लिए, कुछ ने नई मस्जिद बनाई, बाकी रिक्शा रेहड़ी पंचर बनाने में लग गए। अब लोकतंत्र का झमेला ऐसा होता है कि वोट देखी जाती है किसकी ज़्यादा है, तो वोट तो अब्दुल के घर अधिक थी। इस कारण चुनाव जीतने के लिए सरकार ने अब्दुल की आर्थिक सामाजिक स्थिति पर एक रिपोर्ट मांगी। अब कुछ दिन बाद रिपोर्ट भी आ गई। रिपोर्ट में यह था कि अब्दुल की आर्थिक हालत मोहन के मुकाबले बहुत बुरी है, अतः अब्दुल के परिवार को विशेष लाभ और सुविधाएं दे दी जाए। ये बात मोहन के कानों तक पहुंची तो मोहन ने कहा, मेरे बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं, सरकार को टैक्स देते हैं, हमारे दिए टैक्स से अब्दुल के बच्चों को विशेष सुविधाएं क्यों दे दी जाए? आज अब्दुल का परिवार विशेष सुविधा मांग रहा है, कल जब उनके 100 बच्चों के 1000 बच्चे हो जाएंगे तो ये अपनी संख्या के बल पर नया देश मांगेंगे। ये नहीं चलेगा। अब्दुल से कहो कि कम बच्चे पैदा करें। असल में 2005 में देश में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने मुसलमानों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक दशा जानने के लिए एक जस्टिस राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। 30 नवंबर 2006 को कमेटी द्वारा तैयार इस बहुचर्चित रिपोर्ट को लोकसभा में पेश किया गया, जिसमें बताया गया कि भारत के मुसलमानों की आर्थिक सामाजिक स्थिति ठीक नहीं है, अतः उनके लिए विशेष सुविधा का प्रावधान किया जाए। इसके बाद 9 दिसंबर 2006 को तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कहा कि देश के सभी संसाधनों पर अब्दुल के बच्चों का पहला हक है। 20 फरवरी 2012 में अलीगढ़ पहुंची सोनिया गांधी जी ने कहा कि सच्चर कमेटी की सभी सिफारिशों को लागू करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है, इससे अब्दुल का विकास होगा। 22 फरवरी 2012 को राहुल गांधी ने अलीगढ़ में ही कहा कि हमारा लक्ष्य सच्चर कमेटी की सिफारिशों को लागू करना है, जो हम कांग्रेस शासित राज्यों में पहले से ही कर भी रहे हैं। लेकिन अभी सच्चर कमेटी पर दायर याचिका में सवाल किया गया है कि मुसलमानों की परिवार नियोजन में कोई दिलचस्पी नहीं है, इस वजह से उनका परिवार आमतौर पर काफ़ी बड़ा हो जाता है और बच्चों को उचित भोजन पोषण नहीं मिल पाता। शायद सच्चर समिति ने इन सभी पहलुओं पर कोई विचार नहीं किया। दूसरा, समिति ये समझने में विफल रही कि मुस्लिम माता पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजने के बजाय मदरसों में धार्मिक शिक्षा देने में अधिक रुचि क्यों रखते हैं। सरकार को निर्देश दिया जाना चाहिए कि वे सच्चर समिति की रिपोर्ट पर भरोसा करके मुसलमानों के पक्ष में कोई नई योजना ना लाए। अब ये सच्चर जी कौन थे, थोड़ा सा इस पर बात कर ले, फिर रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर। दरअसल राजेंद्र सच्चर जी बंटवारे में लाहौर से भागकर भारत आए थे। क्यों आए थे सब जानते हैं, लेकिन यहाँ आकर फिर से उन्हें सेक्युलरिज्म का कीड़ा काटने लगा। उनकी इस रिपोर्ट में ये भी सिफारिश की गई कि चुनाव क्षेत्र के परिसीमन प्रक्रिया में इस बात का ध्यान रखा जाए कि अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों को अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित ना किया जाए। मसलन जहाँ मुसलमान अधिक हो वहाँ दलित उम्मीदवार खड़ा नहीं हो सकता। इसके अलावा मदरसों की डिग्री को डिफेंस, सिविल, बैंकिंग एग्जाम के लिए मान्य करने के लिए कदम उठाना। मतलब मदरसे में पढ़कर अब्दुल भी रफाल उड़ाएगा, बम कहाँ गिराएगा, डैश डैश डैश। इसके अलावा इस रिपोर्ट में बताया गया कि सरकारी नौकरियों में मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व केवल 4.9% है। इसमें भी ज़्यादातर वो निचले पदों पर है। उच्च प्रशासनिक सेवाओं यानी IAS, IFS और IPS जैसी सेवाओं में उसकी भागीदारी सिर्फ 3.2% थी।
पुलिस कांस्टेबल में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व 6%, स्वास्थ्य क्षेत्र में 4.4%, परिवहन क्षेत्र में 6.5% तथा भारतीय रेल की नौकरियों में मुसलमानों का प्रतिशत 4.5। बैंकिंग और शिक्षा क्षेत्र में भी मुसलमानों का प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के अनुपात में नगण्य पाया गया था। राज्यों की बात करें तो पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, असम, जहां मुस्लिम आबादी क्रमशः 25, 18 और 30% से अधिक है, वहाँ सरकारी नौकरियों में मुसलमानों की भागीदारी क्रमशः सिर्फ 4.7%, 7.5%, 10.9% पाई गई थी। इन आंकड़ों में कुछ आंकड़े रह गए, जैसे आतंकवाद, लव जिहाद, चोरी, छेड़छाड़, लूट, बलात्कार में कितने प्रतिशत भागीदारी है, शायद सच्चर जी लिखना भूल गए। इसके अलावा सच्चर कमेटी रिपोर्ट के मुताबिक ग्रामीण इलाकों में मुस्लिम आबादी के पास करीब 62.2% के पास जमीन नहीं है। अब ये क्या बात हुई, सच्चर जी को नहीं पता। बंटवारे के समय मुस्लिम आबादी के प्रतिशत के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से पाकिस्तान नाम के देश को उतनी ही ज़मीन दी गई थी जितनी भारत में मुस्लिम आबादी थी। अब इनकी ज़मीन तो वहाँ है, फिर यहाँ कैसे हिस्सा दिया जाए, ये बात भी किसी को बतानी चाहिए। खैर, ऐसी कई और भी मजहब के आधार पर उल जलूल सिफारिशें इस आयोग ने सरकार को सौंपी थी, लेकिन मामला ख़त्म नहीं हुआ। इसके बाद तो मानो एक दौड़ सी शुरू हो गई। इसी कड़ी में साल 2007 में रंगनाथ मिश्रा आयोग की रिपोर्ट आई। आयोग की सिफारिश थी कि केंद्र और राज्य सरकार की नौकरियों और शिक्षा के क्षेत्र में अल्पसंख्यकों को 15% आरक्षण दिया जाए, जिसमें 10% हिस्सा अकेले मुसलमानों को दे दिया जाए, यानी 5% में जैन, बौद्ध, सिख, पारसी, यहूदी, बाकी सब, और बाकी में मुस्लिम। खैर, इसके बाद 2013 में सच्चर कमेटी की सिफारिशों के क्रियान्वयन की हकीकत को जानने के लिए प्रोफेसर अमिताभ कुंडू की अगुवाई में कमेटी और बनाई गई, ये जानने के लिए कि सच्चर जी सही थे या गलत। अब 2014 में अमिताभ कुंडू ने अपनी रिपोर्ट अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय को सौंप दी, और इसने तो कमाल ही कर दिया। यानी कुंडू कमेटी ने डाइवर्सिटी आयोग बनाने, अत्यंत पिछड़ी मुसलमान जाति अजलाफ यानी बड़ी जातियों के मुस्लिमों को ओबीसी कोटे में, और मुस्लिम दलितों, जिन्हें अर्जाल कहा जाता है, को ओबीसी के एससी कोटे के दायरे में रखने का सुझाव दे दिया। अब यह मामला अदालत पहुंचा तो अदालत ने कांग्रेस सरकार से साफ साफ पूछा कि सच्चर के जरिए केवल मुस्लिम समुदाय का भला करने की बात क्यों सोची गई, दूसरे अल्पसंख्यक समुदायों को इसके दायरे से बाहर क्यों रखा गया। अदालत के इन सवालों का इशारा सोनिया पार्टी सरकार की वोट बैंक की राजनीति और मुस्लिम तुष्टीकरण की मानसिकता की ओर था। यानी अदालत का कहना महत्वपूर्ण था कि सभी मत पंथों के मानने वाले भारत के नागरिक समान हैं, इसलिए सबके आगे बढ़ने की चिंता करनी चाहिए, केवल अब्दुल और सलीम के विकास की चिंता नहीं करनी चाहिए। मगर केंद्र सरकार की ओर से प्रस्तुत वकीलों ने इसे बहुत हल्के से तरीके से लिया और कहा चूंकि ये राजनीति से जुड़ा विषय है, इसीलिए अदालत इसमें दखल नहीं दे सकती। इस पर दोनों न्यायमूर्तियों टी.एस. ठाकुर और सिद्धार्थ मुर्दुल ने रोषपूर्ण टिप्पणी करी कि क्या यह अदालत भाई डाकघर है, ये मुद्दा बहुत गंभीर है, अदालत इसमें हस्तक्षेप क्यों नहीं कर सकती। अदालत ने दो टूक शब्दों में कहा कि केंद्र सरकार अगली सुनवाई तक अपना जवाब दायर करे। अदालत ने बहुत गंभीरता से टिप्पणी करी कि क्यों ना इस सच्चर कमेटी पर रोक ही लगा दी जाए, क्योंकि यह मामला संगीन इसलिए भी था। अगर आप 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में ए.के. फजलुल हक द्वारा रखे गए पाकिस्तान की मांग करने वाले प्रस्ताव का अंतिम पैराग्राफ देखें तो समझ जाएंगे कि सच्चर कमेटी की टर्म्स ऑफ रेफरेंस उसी से ली गई थी। उस प्रस्ताव में उल्लेख था कि नए बनने वाले मुस्लिम राज्य यानी पाकिस्तान के संविधान में खास तौर पर मुस्लिमों के संरक्षण का प्रावधान किया जाएगा, उनकी शिक्षा, सामाजिक आर्थिक स्थिति की बेहतरी की कोशिश की जाएगी। ये सब सच्चर की सिफारिशों में था, बस अलग देश की मांग को छोड़कर। लेकिन मामला अभी खत्म नहीं हुआ। जब सच्चर समिति की सिफारिश पर अदालत और सरकार आमने सामने थी, उसी दौरान पश्चिम बंगाल और केरल की मार्क्सवादी सरकारों ने कमेटियां बनाकर मुस्लिम तुष्टीकरण की मानसिकता का बेशरम प्रदर्शन किया। इसके अलावा आंध्र की कांग्रेस सरकार ने तो नौकरियों में मुस्लिमों को 5% आरक्षण भी दे दिया। माकपा ने केरल में सद्दाम और आतंकवादी मदनी के नाम पर चुनाव लड़ा। बिहार में रामविलास पासवान और लालू यादव मुस्लिम वोटरों को रिझाने के लिए ओसामा बिन लादेन के हमशक्ल को साथ लेकर चुनावी सभाओं में गए। किंतु व्यक्तिगत सत्ता लोभियों को राष्ट्रीय शर्म से कोई मतलब नहीं है, वे निर्लजता के साथ सत्ता के खेल में लगे पड़े हैं। पूरी भारतीय चेतना को इन लोगों ने जाति, क्षेत्र और दल की दीवारों में विभाजित कर दिया। अब एक बार फिर से सच्चर कमेटी की याचिका पर दायर होना शुभ संकेत है, लेकिन इसके लिए लौह पुरुष सरदार पटेल जी के शब्द प्रासंगिक है कि जो अल्पमत जबरदस्ती देश का विभाजन करा सकता है, आप उसे अल्पसंख्यक क्यों समझते हैं। वो एक मजबूत सुसंगठित संगठन है, फिर उसे संरक्षण और विशेष सुविधाएं क्यों दी जाए।
इस पर आपके विचार क्या है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही 2-4 ग्रुप में शेयर भी करें, क्योंकि जानकारी बांटने से बढ़ती है।